Hello everyone, welcome to Olive Board. My name is Shubhi and today we are going to continue our discussion on the topic correspondent banking and NRI accounts. So in the last lecture we have discussed a lot of things and I'm going to give you an overview of all those things that we have discussed in the previous lecture. So let's see. First of all, we have talked about the correspondent banking. I've told you there is a typo in this, so kindly ignore this. तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है वो समझा था हमने। क्या फंक्शंस होते हैं इधर पीपीटी के अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी कि करस्पॉन्डेंट बैंकिंग आखिरकार होती क्या है और उसका पर्पस क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके फंक्शंस को समझा था, बेसिक से समझा था पूरा कि करस्पॉन्डेंट बैंकिंग होती क्या है। उसके बाद हमने जो फंक्शंस हैं उन पे डिटेल में चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देखे थे इसके। और फिर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में उसके आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सिंस इट इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू रिजॉल्व योर डाउट्स, योर क्वेरीज एज सून एज आई रीड योर कमेंट्स। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया था यहाँ तक के। नहीं हुआ हो तो लिखें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आपको दोबारा समझाऊंगी। अब इसके बाद आता है हमारा जो मिरर अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिरर अकाउंट क्या होता है भाई। तो देखो मिरर अकाउंट अपन पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमने जैसे नॉस्ट्रो अकाउंट को देखा और वॉस्ट्रो अकाउंट को देखा, उनमें क्या हो रहा था। तो ये हो रहा था कि जो हमारा बैंक है नॉस्ट्रो अकाउंट, उस केस में क्या हम फॉरेन बैंक के साथ एक अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, मोस्टली इन फॉरेन करेंसी, जो भी जिस देश की बात कर रहे हैं उसकी करेंसी में। ठीक है, मिरर अकाउंट जो होता है इट हैज़ टू कीप एन अकाउंट ऑफ द सेम इन इट्स बुक्स। ठीक है, तो सॉरी, जो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है सो इट हैज़ टू कीप एन अकाउंट ऑफ द सेम इन द बुक। ठीक है, मतलब क्या हो रहा था कि हमारा जब हमने नॉस्ट्रो की बात की थी, फॉरेन बैंक में एक अकाउंट है जो मोस्टली फॉरेन करेंसी में है और उसको हम कैसे रख रहे थे, उसको हम अपने वी वर कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द सेम इन द बुक्स ऑफ द बैंक। mirror account is maintained in two currencies, one in currency that is foreign currency and the other is home currency। तो mirror account क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए, मिरर अकाउंट के बारे में अगर आप समझना चाहें तो अभी तक के जो हमने नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो, देखो क्या हो रहा है ना, मिरर अकाउंट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट इन द बुक ऑफ द प्रिंसिपल बैंक। समझ रहे हैं? so this is maintained for reconciliation purpose, and it is maintained in both foreign currency as well as in the home currency। अगर हम इंडिया की बात करें तो रुपी में भी मेंटेन होगा और फॉरेन करेंसी में भी। सो हियर व्हाट हैपन्स, हम और डिटेल में इसको समझेंगे। तो इसमें क्या है, आखिरकार जो नॉस्ट्रो अकाउंट है ना उसका रिफ्लेक्शन, पहले नॉस्ट्रो में क्या बात की थी, एक जगह होता है उसका जो वो रिफ्लेक्ट एक जगह हो रहा था। इधर पे क्या हो रहा था, इधर पे क्या हो रहा है ना, उसका मिरर इमेज है, उसका मिरर वैल्यू आप ये समझ सकते हो, मिरर अकाउंट है एक तरह से। So, what happens? Any business uses the accounting records to compile the financial reports, है ना, जो accounting reports बनाते हैं वो। So, report can be as brief as comprehensive as needed, है ना। तो वो होते हैं, तो जो जैसे कि आपकी हो जाती हैं जो भी आपके इनकम स्टेटमेंट हो गए, बैलेंस शीट हो गए, है ना, इनके बारे में तो हम देखते ही आ रहे थे। अब हम मिरर अकाउंट का क्या कह रहे हैं, इट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नॉस्ट्रो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल बैंक। सो आप क्या है, रिकंसाइल करने के पर्पस के लिए उसको रख रहे हो, रिकंसाइल करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मिरर अकाउंट। आर वी क्लियर अबाउट मिरर अकाउंट, मिरर अकाउंट क्या होता है हमें क्लियर हो गया है या नहीं। तो इट्स नथिंग बट द शैडो ऑफ द शैडो अकाउंट ऑफ दैट एक्चुअल अकाउंट। ठीक है,
मिरर अकाउंट इज नथिंग बट शेडो अकाउंट ऑफ द नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो की शेडो हो जाती है हमारी मिरर अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट की शेडो। राइट, क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। तो मिरर अकाउंट क्या है? ये आपका देखो, हमने नॉस्ट्रो को समझ लिया था, नॉस्ट्रो की शेडो है मिरर अकाउंट, ठीक है, नथिंग एल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और पेमेंट गेटवेज। नाम सुना है, स्विफ्ट का भी, चिप्स का भी, चैप्स का भी, आरटीजीएस का भी और एनईएफटी का भी। राइट, हम सभी ने सुना होगा। सो स्विफ्ट क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई विल रिमूव माई पिक्चर फ्रॉम हियर सो दैट आपका कुछ भी कट ना हो। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि स्विफ्ट, तो स्विफ्ट क्या है? बहुत ही एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। सो स्विफ्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेजेस between the bank by the use of relationship management application, also called as swift BIC, that means bank identification code. all right, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर होगा। अच्छा, अब बात करते हैं चिप्स की। चिप्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चिप्स और चैप्स हम दोनों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, अगर अच्छा चैप्स, आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर था, CHAPS होता है ना, डबल पी लिखा हुआ था, उसको इग्नोर करें आप लोग। तो देखिए स्विफ्ट में क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। उसके बाद देखो, स्विफ्ट से बहुत लोग सोचते हैं कि फंड ट्रांसफर हो रहा है। नहीं भाई, फंड ट्रांसफर नहीं फैसिलिटेट करता है। स्विफ्ट डज नॉट फैसिलिटेट फंड ट्रांसफर, रादर it sends the payment order which must be settled by the correspondent account that the institution have with each other, है ना। तो to exchange the banking transaction, each bank financial institution must have a banking relationship by either being legally organized as a bank or through its affiliation with at least one bank, है ना। While Swift transport financial messages in a secure manner, it does not hold account for its members nor perform any form of clearing or settlement. Settlement नहीं करता, fund transfer नहीं करता। क्या हो रहा है, स्विफ्ट एक तरह से ऑर्डर, जैसे पेमेंट ऑर्डर सेंड करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड्स होते हैं, बहुत ही कॉमन, ये आपने ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे केसेस भी हैं इससे रिलेटेड जो आपने सुने होंगे जिनके बारे में। तो स्विफ्ट क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन, आप कह सकते हैं कि जो सेटलमेंट का, देखो सेटलमेंट नहीं हो रहा है इधर पे, लेकिन क्या होता है ना, ये द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो है, ये एक तरह से इंटरमीडियरी की तरह काम करता है ना। और ये मतलब हेल्प करता है कि भाई आगे जो आपके मतलब आप ये समझिए कि पेमेंट ऑर्डर्स भेज रहा है ना, जो कि करस्पॉन्डेंट जो बैंक हैं उन्हें सेटल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात स्विफ्ट की। अब मैं आपको बताती हूँ चिप्स के बारे में। तो चिप्स का जैसे कि फुल फॉर्म यहाँ पे दिया ही हुआ है, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। इट इज़ मेजर पेमेंट सिस्टम इन यूएस, इट वाज दैट सिंस 1970। तो क्या है ना कि ये जो क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है चिप्स, ये यूएस का प्राइवेट क्लियरिंग हाउस है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्राइवेट क्लियरिंग हाउस है, जो कि ये लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन इंटरबैंक पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक कॉम वेल नोन, आप कह सकते हैं कि क्लियरिंग हाउस है। अच्छा, अब ये जो चिप्स है ना, ये यूएस का है, ये अपन ध्यान रखेंगे। फिर हम चैप्स पे आएंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो इधर पे चिप्स क्या है, चिप्स इज ओन्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट यूज इट, है ना। तो
ये क्या है, it is owned by the financial institutions that are using it. So for payments that are less time sensitive in nature, bank typically prefer to use chips instead of fedwire. fedwire क्या होता है? fedwire system एक regulatory body का part है ना, लेकिन चिप्स जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, ये एक तरह से इट इज ओन्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट यूजेस इट, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा चिप्स जो है, चिप्स में नेटिंग भी होती है, ठीक है। फेडवायर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, वहीं वहीं अगर मैं बात करूँ चिप्स की तो उसमें नेटिंग होती है, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्लियरिंग और सेटलमेंट। तो क्लियरिंग इज द ट्रांसफर एंड कंफर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द पेयर, दैट मीन्स सेंडिंग financial institution, and pay, that means receiving financial institution. And settlement is the actual transfer of funds between the payer's financial institution and the pay's financial institution. So settlement discharges the obligation of the payer financial institution to the payee financial institution with respect to the payment order. Now, final settlement is irrevocable and unconditional. So, the finality of the payment is determined by the system's rule and applicable law. So, in general, if I talk about it, the payment messages may be credit transfer or debit transfer. But most large value fund transfer systems are credit transfer system, in which both payment message and fund move from the payer financial institution to the payee financial institution. So an institution basically transmit a payment order, ठीक है। So that means a message that requests the transfer of funds to the payee. To initiate a fund transfer, typically large value payment system operating procedure include identification, reconciliation, confirmation procedures necessarily to process the payment orders. And in certain cases, the financial institution may contract with one or more third party as well to help perform clearing and settlement activities, ठीक है। तो ये हो गई। अब बात करेंगे हम चैप्स की, लेकिन उसके पहले हम यहाँ आ जाते हैं। तो चिप्स में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, यूएस का है देख लिया, प्रेजेंट मेंबरशिप 48 है देख लिया है। चिप्स और सिर्फ न्यूयॉर्क में ऑपरेटिव है ना। नाउ फेडवायर जो कि मैंने अभी मेंशन किया था। सो मैंने जैसा कि आपको बताया था, रेगुलेटरी बॉडी जो है सेंट्रल बैंक का, वो जो पार्ट है। सो पेमेंट सिस्टम ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक इज फेडवायर, ठीक है। तो फेडरल रिजर्व बैंक का पेमेंट सिस्टम है, ऑपरेटेड ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1918। तो all the US banks maintain accounts with the Federal Reserve Bank, and they are allotted an ABA number to identify sender as well as the receiver of the payment. So this is used for the domestic payments and it happens in the real time. Okay, so here the netting is not happening here, everything is on real time basis. Now, what does this ABA transit number mean that I just mentioned to you? ABA ट्रांजिट नंबर क्या होता है, जो मैंने अभी मेंशन किया। तो यहाँ तक के सब कुछ क्लियर हुआ हो तो आप लोग एक बार ज़रूर लिख दें कमेंट सेक्शन में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो ABA ट्रांजिट नंबर है, इट इज़ अ यूनिक नंबर असाइंड बाय द अमेरिकन बैंकर एसोसिएशन दैट identifies a specific federal or state chartered bank or saving institution. So, in order to qualify for this ABA transit number, the financial institution must be eligible to hold an account at the Federal Reserve Bank. अगर आपका जो institution है that is not eligible to maintain an account at Federal Reserve Bank, then you would not qualify for ABA, ठीक है, transit number. All right. So that is the eligibility of this. Now, what does this ABA transit number actually mean? So, this ABA transit number are also known as the ABA routing numbers, and they are basically used to identify which bank will facilitate the payment of the check.
हियर चेक की स्पेलिंग गलत है, आई थिंक ऑटो करेक्ट या कुछ इशू है, तो काइंडली इग्नोर दिस. ओके, सो आई विल करेक्ट इट इन द पीडीएफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्स. ठीक है, चैप्स तो चिप्स तक क्लियर है अच्छे से सभी को, फेड वायर क्लियर है. चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं. चैप्स क्या होता है? क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम. ये ना जो चिप्स का इक्विवेलेंट है, लेकिन ये लंदन में ऑपरेटिव है ना. तो जैसा कि हमने बात की थी चिप्स की, यूएस का था, ये चैप्स जो है वो लंदन है. ठीक है, तो चैप्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ. द क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम इज अ कंपनी दैट फैसिलिटेट्स लार्ज मनी ट्रांसफर डिनोमिनेटेड इन ब्रिटिश पाउंड. ठीक है, जीबीपी. जीबीपी है ना, ग्रेट जो आपका करेंसी है, जीबीपी है ना वहाँ की. ठीक है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो आपके ये डील करता है. ठीक है, तो ये ब्रिटिश जो पाउंड स्टर्लिंग है उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो चलिए फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं. ये हमने कहाँ तक समझ लिया कि जो चैप्स है वो क्या करता है? इट इज़ अ कंपनी दैट फैसिलिटेट्स लार्ज मनी ट्रांसफर डिनोमिनेटेड इन ब्रिटिश पाउंड. ठीक है, नाउ चैप्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड. जैसा कि हमने अभी बात करी थी चिप्स, तो चिप्स में हमने क्या कहा था कि इट इज़ ओन्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस दैट आर यूजिंग इट, है ना. लेकिन चैप्स का कैसा है? It is administered by the Bank of England and it is used by 30 participating financial institutions. Approximately 5,500 additional institutions also engage with the system by the way of partnership agreement with 30 primary members. So you don't need to remember all the numbers. But CHAPS is basically used by the large financial institutions that need to transfer billions of dollars worth of money each day. So, in order to assess these transfers, CHAPS enable real-time fund transfer and they can accommodate frequent large transfers with virtually no delay. So, the speed of this CHAPS also substantially eliminates the risk that the sender will cancel their transfer before they are accepted by the recipient. इतना फास्ट होता है कि रिस्क है ही नहीं. ठीक है, now, the primary members of CHAPS are the large financial firms with business interest worldwide. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, सिटी बैंक हो गया, JP Morgan Chase हो गया, then you have Barclays, then you have Standard Chartered, European firms like this DBK, and these are some of the examples. ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक के. तो आपको चैप्स क्लियर होगा. आई रियली होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा. कोई भी डाउट हो तो आप बताएं. एंड सिंस वी हैव completed चिप्स एंड चैप्स एज वेल, I'm going to show you a small video that may motivate you for the classes. So let's see what I have for you. So this was just to keep you motivated for the classes. Initially हम जो क्लास के स्टार्ट में ऐसा कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं. हर लेक्चर में हम शुरू में ही देखते हैं वीडियो, बट आज हमने नहीं देखा था, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू नाउ. तो चलिए फिर नेक्स्ट आ जाते हैं. तो चैप्स क्लियर हो गया, चिप्स क्लियर हो गया. ठीक है, ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ चिप्स क्या हो जाएगा? चैप्स, जो कि लंदन में ऑपरेटिव है. नाउ टारगेट ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर. ठीक है, दैट इज व्हाट टारगेट सिस्टम इज अ यूरो पेमेंट सिस्टम वर्किंग इन यूरोप. इसका आपने हो सकता है उतना ज़्यादा जिक्र ना सुना हो. तो ये जो होता है, ये इसमें क्या होता है? इट इज़ यूरो पेमेंट सिस्टम वर्किंग इन यूरोप. ठीक है, ऑल राइट.
सो दिस बेसिकली फैसिलिटेट्स द फंड ट्रांसफर इन यूरोजोन, ठीक है। चलिए, आरटीजीएस प्लस एंड ईबीए। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो आरटीजीएस एनईएफटी है, दैट इज मैनेज्ड बाय आईडीआरबीटी। अब ये चीज़ अपन बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि आईडीआरबीटी, हमें तो लगता था कि ये आरबीआई मेंटेन करता है, तो आईडीआरबीटी इज नथिंग बट द टेक्नोलॉजिकल आर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। आरबीआई का ही आर्म है जो टेक्नोलॉजी से डील करता है ना, वो है आईडीआरबीटी। तो आरटीजीएस एनईएफटी जो है वो मैनेज आईडीआरबीटी करता है, ठीक है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसा कि हमें पता ही है, रियल टाइम में सेटलमेंट होता है, नेटिंग होती है इन विच वन, एनईएफटी, ठीक है। तो एनईएफटी में क्या होता है, बैचेस में होते हैं ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। नाउ एनआरआई, अब इस टॉपिक पे आते हैं, एनआरआई। तो लेट मी सी इफ वी हैव sufficient time today, or shall we continue this one in the next lecture? Let's see how long is it. Okay, so it's going to take some time. Okay, so let's do one thing. NRI, let's discuss till here, then NRE we'll discuss, NRE account we'll discuss in the coming session. Okay, ठीक है, चलिए। तो एनआरआई क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो फेमा में इसको डिफाइन किया गया है। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आ जाते हैं कि किस एक्ट में डिफाइन किया गया है एनआरआई को, फेमा में डिफाइन किया गया है, ठीक है। कैसे किया गया है, सो अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, तो देखो, ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वो है इंडियन सिटीजन हु प्रोसीड अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और वोकेशन, मतलब कोई भी नौकरी करने, कुछ भी ऐसे काम से वो जाते हैं, और फॉर एनी अदर पर्पज इन सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग इनडेफिनेट पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 10 दिन के लिए यूरोप टूर पे गई तो मैं एनआरआई नहीं हो जाऊंगी, राइट, क्योंकि मैं डेफिनेट पीरियड के लिए बाहर गई थी। लेकिन अगर इनडेफिनेट, जैसे कि हो सकता है भाई मेरी कोई जॉब लगी हो, और ये भी तो हो सकता है कि जॉब नहीं लगी है, लेकिन मैं कुछ जॉब ढूंढने के लिए गई हूँ और अभी मैंने पता नहीं है कि कब लौटना है, मैं तो इंडेफिनेट पीरियड के लिए गई हूँ, तो आई विल बी कंसिडर्ड हियर, ठीक है। Then Indian citizens who are working abroad on assignment with foreign government agency or international multinational companies as well. उसके अलावा जो officials of central and state government होते हैं and the public sector undertaking deputed abroad on assignment for foreign government agencies, organization or posted to their own offices during इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड। तो चाहे वो आईएफएस ऑफिसर्स हों, ठीक है, चाहे वो आरबीआई के ऑफिसर्स हों जिनको आईएमएफ में कोई रोल मिल गया हो, ठीक है, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे तो काउंटलेस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो सभी आपके इसमें आ जाते हैं। सो एनआरआई इज अ पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी और ओरिजिन हु रिसाइड्स अब्रॉड फॉर बिजनेस और वोकेशन और एम्प्लॉयमेंट और इंटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वोकेशन, and the period of stay abroad is indefinite. So this is about this one now. And a person is of Indian origin, मतलब PIO जिसे कहते हैं ना, person of Indian origin, if he has held an Indian passport or he or she or any of his parents or grandparents was a citizen of India, ठीक है। चलिए, a spouse who is a foreign citizen of an Indian citizen or person of Indian origin is also treated at a as a PIO for the purpose of opening of bank account and other facilities granted for the investment into India, provided such account or investment are in the joint name of the spouse। तो अगर joint name में है spouse और आपका account, ठीक है, और आप कोई ऐसे इंसान है, और तो आपके जो स्पाउस है ना, उनको भी इस तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए, अब एनआरई अकाउंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और ये क्वेश्चंस भी फिर हम आने वाले सेशन में देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर, आई रियली होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो थैंक you so much for attending the lecture. Feel free to write down in the comment section if you want me to cover any specific topic, and I'll be more than happy to address all your doubts, all your queries, and all your concerns.
इसके अलावा कोई भी चीज़ हो जिसमें आपको दिक्कत जा रही हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो अभी क्योंकि सफिशिएंट टाइम है तो अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अटेंडिंग द क्लास। वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर सेट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। Till then, take care and all the very best for your preparation. Thank you so much.